हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का टाइम टू स्टडी सरकारी में। हम आज एक और जनरल साइंस की बहुत अच्छी सी सीरीज करने वाले हैं। बहुत शानदार क्वेश्चन लेकर के आई हूँ आज मैं आपके लिए। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर साइंस 9 तक जो है वो लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 10 से। तो हमारा जो पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, वो कह रहा है कि प्राकृतिक गैस के मुख्य अवयव है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि प्राकृतिक गैस क्या है। प्राकृतिक गैस को हम इंग्लिश में नेचुरल गैस भी कहते हैं और ये हमको मिलता है पेट्रोलियम से। ठीक है। अब पेट्रोलियम से हमको दो प्रकार की नेचुरल गैसेस मिलती हैं। एक होता है हमारा एलपीजी और दूसरा होता है हमारा सीएनजी। ठीक है। तो एक होता है हमारा एलपीजी और दूसरा होता है हमारा सीएनजी। एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस और सीएनजी का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी कि संपीड़ित नेचुरल गैस। सीएनजी का जो उपयोग है वो वाहनों में किया जाता है जैसे कि कार है या ऑटो है। और एलपीजी का जो उपयोग है वो हमारे घरों में किया जाता है। हमारे सिलेंडर में जो गैस के भर की गैस आती है वो कौन सी होती है? एलपीजी होती है। तो यहाँ से आपके दो प्रश्न बनते थे। अब बात करते हैं हम कि प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव कौन सा है। तो प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव जो है वो है मीथेन गैस। इसका फॉर्मूला होता है CH4। इसके अलावा सेकंड नंबर पर है हमारा इथेन, थर्ड नंबर पे प्रोपेन और फोर्थ नंबर पे ब्यूटेन। तो सबसे ज्यादा जो प्राकृतिक गैस में गैस पाई जाती है वो मीथेन गैस पाई जाती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मीथेन। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इससे पहले मैं बता दूं आपको कि अगर आपको इन प्रश्नों की स्लाइड चाहिए, अगर आपको ये पीपीटी चाहिए, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जिसका नाम है टाइम टू स्टडी सरकारी। वहां पर आपको पुराने साल के जो क्वेश्चन पेपर्स है वो आंसर्स की के साथ में मिल जाएंगे और साथ ही जनरल साइंस के एडिशनल क्वेश्चंस भी मैं वहां पर करवाती हूँ। और जो भी मैं यहाँ पर आपको पीपीटी में या फिर जो आपको वीडियो में जो भी हम यहाँ करते हैं तो इसका जो पीडीएफ है वो भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो वहां पर जाकर उसको ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि सारी ही इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। छोटे से छोटे कण जो रासायनिक क्रिया में भाग लेता है वो क्या है हमारा? तो छोटे से छोटा कण जो रासायनिक क्रिया में भाग लेता है वो है परमाणु। तो परमाणु जो है वो सबसे छोटा कण है। अब परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। जो आप ये हरे रंग के डॉट्स देख रहे हो ये इलेक्ट्रॉन है जो इस नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जहां पर ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं उसको हम बोलते हैं कक्षा। अब जो आपका परमाणु है इसके नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। अब बात कर लेते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होता है और इनकी डिस्कवरी, इनकी खोज किसने की थी। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन की जो खोज थी वो जे टॉमसन ने की थी। प्रोटॉन की खोज ई गोल्डस्टीन ने की थी और न्यूट्रॉन की खोज जो है वो जेम्स चैडविक ने की थी। परमाणु में स्थिति। तो जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो क्या करता है? परमाणु में चारों ओर चक्कर लगाता है नाभिक के। जो प्रोटॉन है वो नाभिक में पाया जाता है और जो न्यूट्रॉन है वो भी कहाँ पाया जाता है? नाभिक में। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम और ये ऋण आवेश होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? हमारा ऋण आवेशित होता है। जो प्रोटॉन होता है उस पे 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम धनावेश होता है। तो यानी कि प्रोटॉन कैसा हुआ? हमारा धनावेशित कण है। और जो न्यूट्रॉन है ये शून्य है, मतलब ना ही इस पे नेगेटिव का चार्ज होता है और ना ही इस पे पॉजिटिव का चार्ज होता है, यानी कि ना तो ये ऋणावेशित होता है और ना ही ये धनावेशित होता है। तो न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज उपस्थित नहीं होता, इसीलिए न्यूट्रॉन जो होता है वो हमारा कैसा होता है? न्यूट्रल एटम, न्यूट्रल होता है। ठीक है। अब बात करते हैं द्रव्यमान की। तो जो इलेक्ट्रॉन है इसका द्रव्यमान होता है 9.109 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम। और जो हमारा प्रोटॉन है इसका जो द्रव्यमान होता है वो होता है 1.672 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम। और न्यूट्रॉन जो होता है
उसका जो द्रव्यमान होता है वो होता है 1.676 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। तो ये इतना छोटा सा जो बॉक्स है, इससे बहुत सारे प्रश्न जो है वो आपके एग्जाम के लिए बनते हैं। तो आप इन सभी को नोट डाउन कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि किन गैसों के प्रदूषण से अम्लीय वर्षा होती है। देखिए, अम्लीय वर्षा क्या होती है कि हमारे जो भी वाहन है या जो फैक्ट्री है, उससे क्या होता है कि जो विषाण बहुत सारी जो आपकी विषैली गैसेस होती हैं वो कहाँ जाती हैं, वो ऊपर पर्यावरण में जाती हैं। अब ये विषैली गैसें कौन सी हो गई, NO2 हो गया, SO2 हो गया। ठीक है, जब ये आसमान में जाएगी तो ये गैसें क्या करती हैं, वहां पर एक लेयर बना लेती हैं। अब जब बारिश होती है तो बारिश के साथ, बारिश का फॉर्मूला, बारिश में क्या होता है, पानी गिरता है, पानी का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, H2O। तो जब बारिश गिरती है तो ये जो हार्मफुल आपकी गैसेस हैं जैसे NO2 और SO2, ये क्या करती हैं, ये पानी के साथ मिल करके अम्ल बना लेती है। कौन कौन सा अम्ल बनाएगी, H2SO4 और HNO3। अब ये अम्ल पानी के साथ मिलकर कहाँ गिरता है, जमीन पे गिरता है। अब जब ये पानी धरती पे गिरेगा तो क्या होगा कि जिस खेत में ये पानी गिरेगा उस खेत की मिट्टी को ये अम्लीय कर देगा। जिस नदी में ऐसी बारिश होगी तो वहां का पानी भी कैसा हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। और साथ ही साथ इसी की वजह से आपने पढ़ा होगा कि ताजमहल का रंग पीला किसकी वजह से हो रहा है, तो ताजमहल का रंग जो पीला है वो हमारा एसिड रेन यानी कि अम्लीय वर्षा की वजह से हो रहा है। उसी को हम मार्बल कैंसर भी बोलते हैं। तो अगर प्रश्न आए कि मार्बल कैंसर का कारण क्या है, तो मार्बल कैंसर का कारण क्या है, अम्लीय वर्षा। और उस वर्षा में ऐसा क्या होता है, तो उस वर्षा में H2SO4 और HNO3 होते हैं जिसकी वजह से अम्लीय वर्षा होती है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाई ऑक्साइड, इनकी वजह से अम्लीय वर्षा होती है जो कि हमारे लिए बहुत हानिकारक है। इसीलिए आपने देखा होगा कि बड़े लोग कहते हैं कि पहली बारिश में नहीं नहाना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा जो अम्लीय वर्षा में जो अम्ल होता है वो आपका पहली बारिश में होता है, क्योंकि पूरी साल जितना भी पोल्यूशन निकलता है वो वहां ऊपर हमारे एटमॉस्फेयर में, वातावरण में इकट्ठा होता है। और जब पहली बारिश गिरती है तो उसके साथ ये सारा का सारा जो भी आपका ये जो गैसेस होती हैं ये सारी की सारी उस पानी के साथ मिलकर के कहाँ बरसती हैं, जमीन पर बरसती हैं। ठीक है, तो इसका सही प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये कह रहा है कि स्टेनलेस स्टील को बनाने के लिए किसको प्रयोग में लाया जाता है। तो स्टेनलेस स्टील को बनाने के लिए आयरन, क्रोमियम और निकेल, इसको उपयोग में लाया जाता है। अब देखिए, ऑप्शन में आपको आयरन यानी कि लोहा नहीं मिलेगा, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 यानी कि क्रोमियम और निकेल। अच्छा, ये ऑप्शन आपको ऐसे भी मिल सकता था, क्योंकि क्रोमियम को हम Cr से भी लिखते हैं, और जो आपका निकेल है उसको हम साइंस की भाषा में Ni ऐसे भी लिखते हैं। तो अगर आपको ऑप्शन में मिलता Cr और Ni, इसका मतलब होता क्रोमियम और निकेल, तो ये भी सही उत्तर था आपका। अब देख लेते हैं कि हमारी और जो अलॉयस है वो कैसे बनते हैं। अलॉय क्या होता है, अलॉय आपकी मिश्र धातु होती है, ये जो एक या एक से अधिक धातुओं से मिलकर के बनती है। ठीक है, अब पहली बात करते हैं ब्रास यानी कि पीतल। पीतल जो होता है वो कॉपर और जिंक से मिलकर बनता है। कॉपर को हम Cu लिखते हैं और जिंक को हम Zn लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा है हमारा ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज माने होता है कांस्य। जो कांस्य है इसको भी हम कॉपर और ये टिन से मिलकर के बनता है। ठीक है, तीसरा है हमारा सोल्डर। इसका यूज ना दो तारों को या दो मेटल को आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है। तो सोल्डर जो होता है वो टिन और लेड से बनता है। ठीक है, तो ये कुछ मिश्र धातुएं थी इंपॉर्टेंट जो अक्सर एग्जाम्स में पूछ ली जाती है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र के निम्नलिखित में से कौन से दो मुख्य घटक हैं। देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है वो हमारा दो घटकों से मिलकर बनता है। एक होता है अजैविक घटक जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं एबायोटिक फैक्टर्स,
और दूसरा होता है जैविक घटक, जिसको हम बोलते हैं बायोटिक फैक्टर्स। अब अजैविक घटक कौन से होते हैं? इस धरती पे हवा, जल, मिट्टी, पहाड़, नदियां, ठीक है, तो ये सारे के सारे कैसे घटक है? अजैविक घटक है, तो इस धरती पे वो उपस्थित होते हैं। दूसरे होते हैं जैविक घटक। जैविक घटक में आपके सारे जीव जंतु पौधे सब आ जाते हैं। तो देखा जाए तो हमारा ये जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो किससे मिलके बना है? यही जीव जंतुओं से और नदी, पहाड़, झरने, इनसे मिलकर के ही तो बना है। तो कोई भी जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है वो जैविक और अजैविक घटक से मिलकर बनता है। अब ये जो जैविक घटक है, इनको आगे और हम कैटेगराइज करते हैं। जैसे कि पहला हो जाता है हमारा उत्पादक। उत्पादक कौन होते हैं? पेड़ पौधे, जो अपना खाना खुद से बनाते हैं। दूसरा होता है उपभोक्ता। उपभोक्ता कौन होते हैं? जो अपने खाने के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। जैसे हम लोग अपने खाने के लिए जीव जंतु या फिर पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं ना, तो हम क्या हो गए? उपभोक्ता। तीसरा होता है अपघटक। अपघटक क्या करता है? जैसे किसी चीज में फंगस लग गई या कोई बैक्टीरिया है, तो वो क्या करता है? चीजों को तोड़ता है। जैसे मान लो कोई जानवर मर जाए, तो वो देखोगे आप धीरे धीरे सड़ने लगता है। या जो पेड़ आपके जो भी आप फल सब्जी खाते हो उसके जो छिलके हैं वो धीरे धीरे सड़ने लगते हैं। तो उनको कौन सड़ाता है? उनको अपघटक सड़ाते हैं। इनको इंग्लिश में हम डिकम्पोजर्स भी बोलते हैं। अब जो उपभोक्ता है उसको भी आगे डिवाइड किया गया है। एक होते हैं शाकाहारी, जो केवल पेड़ पौधे खाते, जीव जंतु नहीं खाते। अब पेड़ पौधे कौन खाता है? जैसे गाय है, बकरी है। मांसाहारी, जो केवल मांस खाते हैं, जैसे शेर है, चीता है। सर्वाहारी, सर्वाहारी में मनुष्य आता है, हम सब खा लेते हैं, है ना? बस चले हमारा तो हम इंसान भी खा ले। तो पेड़ पौधे, जीव जंतु जो सब खा ले वो सर्वाहारी। और परजीवी, परजीवी कौन होते हैं? जो किसी दूसरे जीव के ऊपर रहकर अपना जीवन यापन करते हैं। जैसे कि मान लो कि हमारे सर में नहीं होता, जूं हो जाती है, तो वो क्या है? परजीवी। मच्छर परजीवी, दूसरे के शरीर के दूसरे के ऊपर रह करके अपना जीवन यापन करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? परजीवी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 3, जैविक तथा अजैविक। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा कि ओजोन हमारी रक्षा करती है। देखो, आपको लगेगा कि हमने प्रश्न बहुत कम किए, पर एक्चुअली में हमने प्रश्न बहुत कम नहीं किए, बहुत सारे किए। जो एक प्रश्न है आपका वो कम से कम नहीं तो आपको 7-8 और प्रश्न बता के जा रहा है। यानी कि जब मैं आपको एक क्वेश्चन कराती हूँ तो उसके बनने वाले 7-8 क्वेश्चन जो भी उस प्रश्न से बन सकते हैं वो भी आपको मैं साथ के साथ कराती चल रही हूँ। तो जो भी मैं इंफॉर्मेशन दे रही हूँ, आपको जो भी वीडियो में दिखाई दे रहा है, कॉपी पेन लेके बैठिएगा और उसको नोट करिएगा, वरना ऐसे तो चीजें क्या होता है, हम भूल जाते हैं। अब कह रहा है कि ओजोन हमारी रक्षा करती है। जी बिल्कुल करती है। किससे ओजोन हमारी रक्षा करती है? तो ये जो पराबैंगनी किरणें हैं, जिनको हम यूवी लाइट भी बोलते हैं, ठीक है, इससे कौन हमारी रक्षा करती है? ओजोन लेयर। ओजोन लेयर का फॉर्मूला क्या होता है? O3, यानी कि ऑक्सीजन के जब 3 मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते हैं तो क्या बनती है? ओजोन बनती है। अब ओजोन कहाँ पर उपस्थित होती है? तो ओजोन जो है वो स्ट्रेटोस्फियर यानी कि समताप मंडल पर उपस्थित होती है। ओजोन को कौन सी गैस सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है? तो ओजोन को क्लोरोफ्लोरोकार्बन सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है, जिसकी वजह से ओजोन लेयर में छेद भी हो रहे हैं। अब बात कर लेते हैं कि हमारे जो ये वायुमंडल है इसमें कौन कौन सी सतह होती है? तो सबसे पहले होती है हमारी शोभ मंडल यानी कि ट्रोफोस्फियर। इस शोभ मंडल में हम रहते हैं, ठीक है। उसके ऊपर होता है आपका समताप मंडल। समताप मंडल में क्या होता है? ओजोन लेयर होती है। उसके ऊपर आता है मध्य मंडल और उसके ऊपर आता है आपका आयन मंडल। आयन मंडल में जितने भी आपके सैटेलाइट्स होते हैं वो आयन मंडल में उड़ते हैं। और उसके बाद जो आ जाता है वो आता है आपका बाहा मंडल, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? पराबैंगनी किरणें। और ओजोन लेयर कहाँ होती है? हमारे समताप मंडल में। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है कि औद्योगिक अपशिष्ट द्वारा जल के प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित खरपतवारों में से कौन सा उपयोगी पाया जाता है? खरपतवार क्या होता है? वीड्स बोलते हैं इसको, यानी कि जिनको हमने उगाया नहीं है
लेकिन फिर भी वो खेतों में उगे जा रहे हैं और हमारी फसलों का खाना पीना खा रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, खरपतवार बोलते हैं। नॉर्मली किसान क्या करता है, खरपतवारों को अपने खेत में से उखाड़ करके फेंक देता है। अब इनमें से कौन सी ऐसी खरपतवार है जिससे हमको ये पता चलेगा जो कि पानी है वो प्रदूषित है या नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जलकुंभी, यानी कि वाटर हाइकनेथ। अगर ये मान लीजिए कोई नदी है उसमें गंदा पानी है, या कोई तालाब है उसमें बहुत गंदा पानी है, तो जितना ज्यादा गंदा पानी होगा उतना ही ज्यादा ये जलकुंभी उगेगा। क्यों उगेगा? क्योंकि ये क्या करता है, जितना भी गंदगी होती है पानी में, जितना भी वेस्ट होता है उसको ये एज अ अपना खाना यूज करता है और उतना ही ज्यादा ये ग्रो करता है। देखो जलकुंभी जो है ये हमारी बाह्य स्पीशीज है, मतलब बाहर से लाया गया पौधा है। जलकुंभी हमारे भारत में नहीं होता था, लेकिन इसका इतना सुंदर फूल देख करके क्या हुआ, हम इसको बाहर से भारत ले आए और बंगाल में जाकर के हमने इसको पानी में डाल दिया। अब ये बहुत जल्दी ग्रो करता है। तो मानो ये आपका तालाब है, अब इस तालाब में जलकुंभी इतना जल्दी बढ़ता है, इतना जल्दी बढ़ता है कि देखते ही देखते पूरे तालाब को कवर कर लेता है। अब इससे होता क्या है, जब एक तालाब के ऊपर पौधे की पूरी सतह बन जाएगी, तो उस तालाब के अंदर सन की मतलब जो रोशनी है, सूरज की जो रोशनी है वो नहीं जा पाएगी। तो नीचे रहने वाली जो मछलियां हैं या जो नीचे रहने वाले पेड़ पौधे हैं उनको सूरज की रोशनी नहीं मिलेगी, जिसकी वजह से वो मर जाएंगे। और दूसरा क्या है, अब ये पौधा इतनी जल्दी तालाब में उग रहा है, तो तालाब में जितना भी न्यूट्रिशन है, जितना भी अच्छी चीजें हैं, वो क्या करेगा, ये खुद खा लेगा, तो किसी और को खाने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं, है ना? तो इसीलिए क्या होता है, इसने बंगाल में इतना आतंक मचाया कि इसको टेरर ऑफ बंगाल या फिर बंगाल का आतंक भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये बहुत जल्दी उगता है और बहुत जल्दी पूरे तालाब में फैल जाता है, जिसकी वजह से उस तालाब में रहने वाले जो और जीव जंतु हैं वो मर जाते हैं। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन इससे ऐसे बनता है कि बाहर से, इनमें से बाहर से कौन सा पौधा लाया गया था, तो कौन सा लाया गया था, जलकुंभी। बंगाल का शोक या बंगाल का आतंक किसको कहा जाता है, जलकुंभी को कहा जाता है। ठीक है, तो आज की सीरीज में हम इतने ही प्रश्न करेंगे। मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इंफॉर्मेटिव लगा होगा। एक प्रश्न से जितने भी मतलब एक प्रश्न से जितने भी और प्रश्न बन सकते थे, मैं सारे ही प्रश्न लेकर के आई हूँ। तो अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो अपने फ्रेंड्स के साथ उसको शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियोस आपसे मिस ना हो। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे और प्रैक्टिस करने के लिए जो ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर्स है वो भी आपको वहां पर मिल जाएंगे। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।